चलिए तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सिंपली इसको हम लोग इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म को जान ले। इंटर एटॉमिक फोर्स, ऑब्वियसली फोर्स बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। ये ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स होता है। दूसरा है इंटर एटॉमिक फोर्स, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक है, ये फोर्स का वैल्यू सिंपली ऐसे जानना है, बेसिक। अब यहां पे जो सबसे पहला पार्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, तो किसी भी सब्सटेंस के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आता है। जो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स है, उसके बीच में कुछ चेंजेस आएगा। वो फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। तो कहता है डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स जो उसके कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप और साइज को चेंज कर दे, उसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। जैसे हम लोग वॉल पुट्टी यूज करते हैं, तो सिंपल उसको मिक्स किया, अब मिक्स करने के बाद वॉल पे लगा दिया, उसका शेप बदल गया वॉल पुट्टी का। जैसे आटा गूंथते हैं, तो पहले तो आटा हुआ, फिर पानी मिलाया, शेप बदल दिया। तो एक ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी के किसी भी सब्सटेंस के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो, उसके डायमेंशन, उसमें लेंथ भी आ जाएगा, एरिया भी आ जाएगा, वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन को जब बदलते हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। तो यहां पे ये दो इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक फोर्स की बात इसलिए किया हमने कि जब फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली इंटरनल फोर्स भी होता है उस सब्सटेंस का। वो इंटरनल फोर्स क्या है? एक तरह से एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी को अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक। तो डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब यहां पर आ गया कि एक ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर देता, उसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अब पहला टर्म है इलास्टिसिटी। अब यहां से हमारा मेन टर्मोलॉजी स्टार्ट होता है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? कहता है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी जो किसी भी बॉडी में होता है और वो बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अपने पोजीशन, अपने कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेता है। जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करो, फोर्स अप्लाई करो, स्प्रिंग का बिहेवियर है वापस अपने कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेगा, उसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाता है। तो कहता है द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक। अब कहता है कि कुछ ऐसे बॉडी जो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे तो वो कंप्लीटली अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। ठीक। तो उसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ए बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली एंड इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है, दो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, क्वार्ट्ज फाइबर एंड फॉस्फोर ब्रॉन्ज। ये दो ऐसे मटेरियल हैं जो ये परफेक्टली इलास्टिक है। क्वार्ट्ज जो है उस पर यदि आप फोर्स अप्लाई करोगे, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करोगे, स्प्रिंग को टाइम लगेगा, स्प्रिंग में टाइम लगेगा, लेकिन क्वार्ट्ज फाइबर और फॉस्फोर ब्रॉन्ज में नो टाइम डिले, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो वो कंप्लीटली अपना कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है। इसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। अब आ जाए प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब शेप और साइज बदल गया। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे, वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आएगा, उसको हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं।
तो कहता द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे आटा गूंद दिया, वापस नहीं बनने वाला आटा। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल वॉल पुट्टी, वैक्स को यूज कर लिया, ये सब वापस अपने कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक, बेसिक चीजें हम लोग जान रहे। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी जो कभी नहीं आए, वो परफेक्टली, जैसे अभी जो दो एग्जाम्पल दिया, वो कभी भी नहीं आएगा। So if your body does not show any tendency to regain its original shape and size even after the removal of deforming, it is said to be perfectly plastic. वही एग्जाम्पल देखो, पुट्टी, वॉल पुट्टी, पैराफिन वैक्स, जो हम लोग मोम वगैरह जलाते हैं, ठीक है, कैंडल वगैरह यूज करते हैं, तो वो वापस तो आने वाला नहीं है, तो वो परफेक्टली प्लास्टिक होगा, इलास्टिक नहीं, प्लास्टिक। यहां पर वो टाइपिंग मिस्टेक है। अब आ जाए नेक्स्ट है, अब टर्मिनोलॉजी जो यूज करेंगे, स्ट्रेस। हम लोग बोलचाल भाषा में कहते हैं, एक मिनट, पर स्ट्रेस एक टर्म आ गया। अब स्ट्रेस का मतलब क्या है? सिंपली हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भाई आज पढ़ रहे थे, बड़ा स्ट्रेस फील हुआ है, पढ़ने का मूड नहीं था, स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस का मतलब क्या है? कि पर्टिकुलर आपका जो वर्क स्टाइल है, या सिंपली हम ऐसे कह दें बोलचाल की भाषा में, सर को पकड़ लेते, बोलते बड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, तो चलो ये सर का एरिया है। अब इसमें काम करने की जो क्षमता हमारी है, वो मैक्सिमम मान लो कि एफ यूनिट है। अब आपने इसमें एफ प्लस एफ कर दिया, और इतना ही आपका पार्ट है एरिया। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहेंगे। अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कहलाएगा। इसलिए किसी भी, जैसे मान लो सिंपली एक वार है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना ही है, इस पर फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस हो जाएगा। अब एक इस तरह का वार है, सिलेंड्रिकल शेप का, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया मान लो, तो एरिया चेंज हो गया, तो इसका स्ट्रेस अलग हो जाएगा। इसका मतलब हर कंडीशन में जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, लेकिन ये फोर्स कौन सा है? जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में किसके कारण आता है? रीस्टोरिंग फोर्स के कारण से आता है, इंटरनल फोर्स के कारण से आता है।
फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग स्ट्रेस कहेंगे। अब यही हमने कहा, रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ ए डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, अब स्ट्रेस को हमने लिखा रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, फॉर्मूला ये बन गया। अब इसका यूनिट, ये सब चीजें आपको जानना है। फोर्स को हम लोग लिख लेते हैं न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर हो गया, और सीजीएस यूनिट क्या हो गया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा, बोलो डायमेंशन निकालो फोर्स पर यूनिट एरिया, बहुत इजी, एम एल। आइए 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 जनाब, हाँ, इनका डिफॉर्मिंग फोर्स कुछ ज्यादा ही है। कहाँ थे आप, क्या करने गए थे? चलो डायमेंशन बताओ क्या आएगा, डायमेंशन बताओ क्या आएगा। फोर्स हो गया ML T-2 पर यूनिट एरिया L2, क्या बन गया ML-1T-2। देखो कितना इजी है यार, हो गया। चलिए नेक्स्ट, तो ये हम लोग बेसिक पहले इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिसिटी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, स्ट्रेस, यहां तक सीखे। अब आ जाए नेक्स्ट है लॉन्ग, स्ट्रेस के टाइप कितने हो सकते हैं, हम लोग फोर्स कितने तरीके का लगा सकते हैं, यहां यह सोचना है। सिंपल, एक वायर को हम एक्सटेंड कर दे, ये वायर को खींच दे, स्प्रिंग को खींच दे, तो कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ के लॉन्ग। एक रबड़ का बॉल है, टेनिस बॉल है, कैसे फोर्स अप्लाई करोगे, परपेंडिकुलरली, तो नॉर्मल स्ट्रेस आके। एक मान लो ऐसा ही क्यूबॉइड शेप का ऐसा है, इसके ऊपर फोर्स कैसे लगाओगे, परपेंडिकुलर भी लगा सकते हैं, तो वो डायगोनली यदि मान लो लगाते हो या एडजेसेंट साइड्स पर लगाते हो तो ऐसे लगाओगे, तो ये क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल कहलाएगा। तो तीन तरीके का फोर्स लगा, एक लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, और तीसरा टेंजेंशियल, इसलिए उसी के अनुसार नाम इसका आ गया। लॉन्गिट्यूडनल हो गया लेंथ के अकॉर्डिंग, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया। ये किस में होता है, ये कहता है नॉर्मली सॉलिड्स में होता है। ठीक, ये पैरेलल टू द लेंथ होता है, इसके लगने से लेंथ में इंक्रीमेंट होता है। ठीक, अब कहता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से लेंथ इंक्रीज कर गया, तो उसको हम लोग कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मान लो आपने किसी सब्सटेंस पे फोर्स अप्लाई किया लॉन्गिट्यूडनली और इसका लेंथ इंक्रीज कर गया, ये L डेल्टा L इंक्रीज कर गया अंडर द एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इसको हम लोग कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। इसका नाम टेंसाइल स्ट्रेस पड़ गया। और यदि आपने फोर्स लॉन्गिट्यूडनली अप्लाई किया और डिक्रीज हो गया लेंथ, इतना पार्ट आ गया, डिक्रीज इन लेंथ, तो कंप्रेसिव टर्म आ जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इस चीज को याद रखना है, वही हमने लिखा यहां पर। पहला देखो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या बताया, ये तो ऑब्वियसली सॉलिड्स में हो रहा है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स पैरेलल लग रहा है, और इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन लेंथ। स्पेशल कंडीशन दो आगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई करने से लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, तो इसका नाम क्या आ गया, टेंसाइल स्ट्रेस आ गया। दूसरा क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई किया और लेंथ डिक्रीज कर गया, इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट आ जाओ, बल्क और वॉल्यूमेट्रिक
स्ट्रेस, या इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये चेंज इन वॉल्यूम को बताएगा। वॉल्यूम में चेंज, जैसे मान लो एक टेनिस बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, नॉर्मली लगाया, ठीक, तो उसके अंदर एयर है, एयर कंप्रेस हो गया तो वॉल्यूम में चेंज आ गया, तो नाम पड़ गया बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस। तो ये कहता है किस में होगा, सॉलिड्स में हो सकता है, लिक्विड में और गैसेस में हो सकता है। चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज हो गया तो डेंसिटी शेप रिमेन सेम, टेनिस बॉल ही रहेगा, वो टेनिस बॉल की जगह पर कुछ दूसरा नहीं बन सकता। डिवॉर्मिंग फोर्स कैसा अप्लाई हो रहा है, नॉर्मल टू द सरफेस, और हर पॉइंट पर एक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा बल्क और वॉल्यूमेट्रिक भी वॉल्यूम स्ट्रेस दोनों टर्म यूज कर सकते। तीसरा टर्म क्या कहा था, टेंजेंशियल, तो नाम पड़ जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक, अभी जस्ट सबने क्यूब वाला एग्जांपल दिया, तो ये क्या होगा, जब सॉलिड्स के सक्सेसिव लेयर में एक डिस्प्लेस, कहने का मतलब सिंपल है, एक एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आप इसको समझ जाएं। यहां पर एक स्क्वायर शेप का कोई सब्सटेंस है, अब यहां आपने फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने से इसको, ये टेंजेंशियल फोर्स लगा, इसका नाम देते ए बी सी डी। इधर फोर्स अप्लाई किया तो बी वाला पार्ट यहां आ गया बी डैश पोजीशन पे, और सी वाला पार्ट आ गया सी डैश पोजीशन पे। ठीक, तो ये क्या हो गया, देख लीजिए क्या है, सक्सेसिव लेयर्स ऑफ सॉलिड। कौन, एक लेयर ये, एक लेयर ये। तो कहता व्हेन देयर इज ए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वेरियस लेयर्स ऑफ, तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या हो गया, अप्लाइड कैसा लग रहा है, टेंजेंशियल टू अदर फेस। इधर से अपने अप्लाई किया तो जितना इसमें चेंज उतना ही चेंज इधर भी हो गया। क्लियर, ये थोड़ा नीचे तक आ गया, तो उनको लगता है कि ये थोड़ा हम लोग को ऊपर तक पीपीटी बनाने में यूज करना पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़े। अब आ जाए नेक्स्ट, कहता है स्ट्रेन। स्ट्रेन टर्म यूज किया था यूनिट्स एंड डायमेंशन में, क्या था स्ट्रेन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में लेंथ भी आ जाएगा, एरिया भी आ जाएगा, वॉल्यूम भी आ जाएगा। ठीक, तो रेशियो ऑफ चेंज इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस इन द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रेन कहलाएगा। ठीक, ये लिखा चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, स्ट्रेन टर्म आ गया। अब इसके टाइप बन जाएंगे, लेंथ में चेंजेस आ गया तो नाम आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ में चेंजेस तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसे मान लो यहां पर एक सस्पेंडेड हमने दिखाया, एक रॉड ही है, थिन रॉड, इसका इनिशियल लेंथ एल है, फोर्स अप्लाई किया, लेंथ इसका इंक्रीज कर गया, इसका मतलब इतना पार्ट इंक्रीज कर गया, तो कितना इंक्रीज किया, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल बाई एल क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाई एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाए। तो क्या कहता है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाई एल क्या बन गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आगे समझ में, क्लियर। अब आ जाए नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस के जितने टाइप है वो सही स्ट्रेन भी बन रहे हैं। स्ट्रेस के 3 टाइप बने, क्या क्या, लॉन्गिट्यूडनल, बल्क और वॉल्यूमेट्रिक, तीसरा टेंजेंशियल। यहां क्या बनेगा स्ट्रेन में, लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, तो जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया, ये टेनिस बॉल है, इसका वॉल्यूम इनिशियली वी। ठीक, रौनक जी को बड़ा गुस्सा आ गया मेरे ऊपर मान लो, तो टेनिस बॉल पे गुस्सा निकाल रहे, तो चारों तरफ से फोर्स अप्लाई किया,
इसलिए हमने एरो दिखाया, फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो गया इसका शेप में, शेप तो वही रहेगा, तो क्या होगा, एयर इसके अंदर कंप्रेस हो गया तो वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, तो वी माइनस डेल्टा वी। ठीक, तो इसको हमने नाम दे दिया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। याद रखना, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन या चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डेल्टा वी बाई वी, इसी को वॉल्यूमेट्रिक कहो, और फोर्स नॉर्मल लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, इसलिए नाम पड़ जाएगा नॉर्मल स्ट्रेन। परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है इसलिए नाम पड़ गया नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक, अब टेंजेंशियल नहीं कहते, यहां पर टेंजेंशियल स्ट्रेन नहीं कहते, इसका नाम पड़ जाता शियर स्ट्रेन। टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने से हो रहा, जैसे देखो अभी जस्ट एग्जांपल दिया, फोर्स अप्लाई किया। ठीक, इसको आप ऐसे समझ जाए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर लग रहा है कुछ नहीं, ये सिंपल ऐसा फिगर है। अभी जो क्यूब वाला एग्जांपल दिया ये है शेप, देखो ध्यान से, ये शेप है इनिशियली। अब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। अब फोर्स यहां से अप्लाई किया ऐसे, टेंजेंशियल ही लगा। अब यहां का जो पार्ट है, इधर जब फोर्स अप्लाई किया तो यही फिगर में यहां से ये यहां आ गया, तो ये वाला पार्ट भी शिफ्ट कर गया, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्स लिख दिया, और ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ इसका नाम फाई बन गया। अब यहां से ये यहां आ गया, ये शिफ्ट हो गया, तो इस एंड पर भी तो टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई है, तो यहां पर ये एंड में भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसको भी फाई से उतना ही एंगल फॉर्म करेगा। और फिर यहां भी ये आएगा पार्ट, तो क्या कहलाएगा, ये एक्स कहलाएगा। आया समझ में? तो इसका नाम हो गया, जब टेंजेंशियल लगाएंगे तो शियर स्ट्रेन, तो एंगल थीटा से रिप्रेजेंट होगा, ये फाई से। अब हमने यहां पर वो बाय मिस्टेक थीटा रह गया, इसको फाई लिख देना चाहिए था। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, फाई, टैन फाई। क्यों लिखते हैं फाई को टैन फाई, पता है ना? नहीं, इसका रीजन ये है कि जब भी एंगल स्मॉलर होता है तो रेडियन होता है, और आगे आप पढ़िएगा, बायो है मैथ्स वाले पढ़ेंगे कि जब इसका मिनिमम वैल्यू लेते हैं या लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, टैन थीटा थीटा के इक्वल होता है, और लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा को भी हम लोग थीटा के इक्वल लिखते हैं। तो टैन थीटा साइन थीटा सब थीटा के इक्वल लिखा जाता है इन रेडियन, और लेकिन यदि कॉस की बात करेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है। और जो कि यहां पर ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया एक्स, और बाई बेस बना, इसलिए हम लोग टैन यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज हम लोगों को नहीं पता है, इसलिए हम लोग फाई को टैन फाई यूज। तो टैन फाई का वैल्यू क्या बन गया, एक्स बाई एल। ये याद रखेंगे कि जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पैरेलल फेसेस में वो एक्स है, और उसका जो इनिशियल लेंथ है वो हमारा एल है, मतलब हाइट आप कह ले, या इसका यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू एल है, तो ये एक्स बाई एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो टैन फाई फाई के इक्वल हो जाए। क्लियर? तो बेसिकली फिर से हम लोग रिकैप कर लें, क्या क्या सीखा। सबसे पहले ये बताइए, क्या, एक मिनट, ये क्या हो जा रहा है हमारे सिस्टम में, थोड़ी सी परेशानी आ गई, जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट। रीस्टार्ट हो रहा है।
पिक्चर ही हमको लगता है ये हम लोगों ने जो पेन ड्राइव ओपन किया था उसको हम लोगों ने कॉपी किया था क्या? नहीं किया था, डायरेक्ट खोल दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, हो सकता है वही हुआ होगा। कहाँ पर है? अच्छा, इसका कॉपी नहीं हुआ था ना? तो डायरेक्ट हम लोग उससे चला रहे थे। कोई बात नहीं, फिर से कितनी स्लाइड तक हो गया था? यहाँ तक आ गया था, ये वाला पार्ट। चलिए कोई बात नहीं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये वाला पार्ट पे थे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने, हाँ, क्या क्या पढ़ा फिर से रिकैप कर ले हम लोग। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक। फिर पहला टर्म पढ़ा स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेस के तीन टाइप, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक या नॉर्मल कहते, और टेंजेंशियल। ठीक। उसके बाद स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। उसके तीन टाइप, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू एक्स बाई एल ये ऑलरेडी पढ़ लिया। अब आ जाए हम लोग इलास्टिक लिमिट। एक ऐसा लिमिट, सिंपली मैक्सिमम स्ट्रेस जब तक कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं। एक ऐसा लिमिट लेते हैं, जैसे मान लो हमने एक स्प्रिंग लिया और जब तक स्प्रिंग का बिहेवियर है वो स्प्रिंग वायर नहीं बने। जब तक स्प्रिंग स्प्रिंग के बिहेवियर को शो कर रहा है और वहां पे कहता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उस लिमिट को हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। और इसको सबसे पहले डेवलप किया था हुक्स ने, इसलिए ये हुक्स लॉ बन जाता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक। इसका पहले पार्ट ये था हुक्स का, इसकी जितना भी हम लोड अप्लाई करते हैं उतना ही एक्सटेंशन होता है। मान लो कि स्प्रिंग को वर्टिकली सस्पेंड कर दिया एक लोड से, एक मास से, तो जितना लोड आप अप्लाई करोगे उतना ही स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा। तो एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड या अप्लाइड लोड जो भी कहते हैं। तो यहां पर वही कहता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ है। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन एक कांस्टेंट टर्म कहलाता है। इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी के तीन पार्ट बन जाएंगे, एक हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी को हम लोग तीन क्वांटिटी, तीन डिफरेंट क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक क्वांटिटी हमारा कहलाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे। लेंथ, सॉरी, डिफॉर्मिंग फोर्स जो अप्लाई होगा वो लॉन्गिट्यूडनली होगा। दूसरा आ जाएंगे बल्क मॉडुलस, जब नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई होगा परपेंडिकुलरली और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप हो गया। तीसरा जब टेंजेंशियल लगेगा तो उसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये सब इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग तीन बेसिक टर्म जान ले। पहला टर्म आएगा यंग्स मॉडुलस, दूसरा टर्म आएगा बल्क मॉडुलस और तीसरा टर्म मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर?
आगे समझ में यहां तक? तो सबसे पहला आ जाए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ क्या कहता है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने से। ऐसा ग्राफ बन रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच। अब देखिए, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करनी है, बहुत सारे पॉइंट है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ये ग्राफ है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ये ग्राफ है। इनिशियली जब तक आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक स्प्रिंग हमने लिया, इस स्प्रिंग पर फोर्स हमने अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो स्प्रिंग का जो बिहेवियर है वही रह गया, कोई चेंजेस नहीं। वैसे ही, क्योंकि एकदम एक्यूरेट नहीं बनेगा हैंड रिटन में, थोड़ा सा शेप ही होगा, तो ये बिल्कुल उतना ही लेंथ रह गया, कोई चेंजेस नहीं हुआ। जब फोर्स को हमने विड्रॉ कर लिया तो उस कंडीशन में कहता है कि यहां स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ग्राफ का नेचर O/A रह गया। इसका मतलब यहां पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो गया। हुक्स लॉ यहां तक वैलिड है, इसलिए इस पॉइंट का नाम दे दिया प्रोपोर्शनल लिमिट, जो हमारे राइट साइड में ग्राफ में बना हो। क्लियर यहां तक पहला पार्ट? दूसरा पार्ट, इसको हम थोड़ा इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं। अब फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद थोड़ा हमने देखा कि स्प्रिंग में इलॉन्गेशन आ गया, थोड़ा लेंथ चेंज कर गया। लेकिन जैसे ही फोर्स को विड्रॉ किया, स्प्रिंग अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। ये इसका मैक्सिमम लिमिट था। इतना ही ताकत लगाया जिससे कि स्प्रिंग के बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं हो। तो ये मैक्सिमम लिमिट तक गया। ये ग्राफ का बी पोर्शन है। इस बी पोर्शन को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, नोन एज इलास्टिक लिमिट, और इसी का दूसरा नाम है यील्ड पॉइंट, जो आपके राइट साइड में फिगर जो बना है उसमें बी पॉइंट। यहां तक क्लियर? 100%। अब नेक्स्ट स्टेप, फिर इस वाले पार्ट को हम रिमूव कर रहे हैं, इस पार्ट को रिमूव कर रहे हैं। अब हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या हो रहा है। ये वाला पार्ट तो खत्म हो चुका है, इसलिए इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। अब फोर्स अप्लाई किया, अब ये स्प्रिंग का बिहेवियर बदल गया। अब ये स्प्रिंग नजर नहीं आ रहा है, देख लो, नहीं ना नजर आ रहा है, ये वार बनता जा रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ का सी पोर्शन बन गया यहां तक। अब हमने फोर्स को रिमूव कर दिया, तो रिमूव कर गया तो वापस आना चाहिए स्प्रिंग बिहेवियर में, लेकिन नहीं आ रहा है। अब ये एक नया पाथ फॉलो कर रहा है। तो जैसे ही हम किसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं, अब विड्रॉ करेंगे तो ग्राफ तो उसी रास्ते से वापस आना चाहिए। जैसे ये बी तक O/A गया, वापस भी आ गया, O/B गया, वापस आ गया। लेकिन जब C गया तो ये वापस इस रास्ते से नहीं आएगा, एक अलग रास्ता बना लेगा, और वो हमारा बन रहा है CE। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो बन गया, इसको हम लोग OE पार्ट को
परमानेंट सेट कहते हैं। अब ये परमानेंट सेट हो गया नहीं कहते भाई, इसको यहां लगा दिया सेट हो गया, परमानेंटली वही रह गया। अब वो वायर बन गया, अब हटाओ स्प्रिंग का बिहेवियर, इसका कहानी खत्म। इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट सेट। अब इसके लिए एक टर्म यूज होता है कि जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट करते, ध्यान से सुनो, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ का नेचर ऐसा आया और ये वापस अपने पाथ को फॉलो नहीं करता है, कोई नई पाथ से आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं हिस्टेरेसिस। ये जो शेप बनता है इसी का नाम हिस्टेरेसिस। इसका मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस्ड, वापस रिट्रेस नहीं होता है, उसका नाम है इलास्टिक हिस्टेरेसिस। जैसे बहुत दिन तक आप टायर को यूज करो तो टायर लूज हो जाता है रिम में, उसको कहते हैं हम लोग हिस्टेरेसिस। एरिया बढ़ जाता है, लॉसेस होने लगता है, इलास्टिसिटी का लॉस होने लगता है, उसी टर्म को कहते हैं हिस्टेरेसिस। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद, अब तो ये वायर नहीं बना, खत्म हो गया, स्प्रिंग नहीं बना, वायर में कन्वर्ट हो गया। अब फिर हम फोर्स को रिमूव कर रहे हैं, मालूम फोर्स अप्लाई किया हुआ है। अब फोर्स अप्लाई करने के बाद अब रीजन क्या बन गया इसका? अब प्लास्टिक बिहेवियर आ गया। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा प्रॉपर्टी जो बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला पार्ट हमारा प्लास्टिक हो गया। ये फिगर में देखो, प्लास्टिक बिहेवियर। यहां तक आ गया समझ में? अब इसके बाद ताकत लगा दिया। रौनक को देखो, आजकल बॉडी बिल्डिंग करना है शायद, तो अब इसने ताकत लगाया, अब क्या होगा? ब्रेक करने लगेगा। तो जैसे आदमी की हड्डी कड़क जाती तो क्या कहते हैं, फ्रैक्चर हो गया। अब इसमें फ्रैक्चर होने लगेगा, स्प्रिंग टूटने लगेगा, वायर टूटने लगेगा, तो क्या बन गया? फ्रैक्चर। इसलिए ये टर्म क्या कहलाया? डी पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। आगे समझ में पूरा एनालिसिस? अब इसको हम लोग एक एक पार्ट को क्लियरली देखते हैं, एक एक पार्ट को क्लियरली ध्यान दो। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है। इनिशियल पार्ट ओ ऑफ द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंडिकेटिंग दैट हुक्स लॉ इज ओबेड, देन पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। जहां तक हुक्स लॉ ओबे कर रहा है वो लिमिट हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट हो जाए। दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि हम लोड को रिमूव कर दे रहे हैं तो कर्व रिट्रेस हो रहा, बी से ए होता हुआ वापस ओ तक, तो ओरिजिनल लेंथ को एक्वायर कर लेगा, इसलिए ओ बी हमारा क्या कहलाएगा? ओ बी यहां पर गलत लिखा गया, ये इलास्टिक लिमिट होगा, ठीक है ना? इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक रीजन नहीं, इलास्टिक रीजन, कॉल्ड द इलास्टिक रीजन। थोड़ा सा लगता है कि हमको नींद आ रही होगी टाइपिंग करने में, वो प्रूफ हो गया। चलो, और बी पॉइंट क्या कहलाएगा? यील्ड पॉइंट और इलास्टिक। ये दो पार्ट हो गया क्लियर। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? लोड को रिमूव कर दिया सी पॉइंट पर, तो क्या हुआ? वापस नहीं आएगा। वो क्या बन गया था? स्प्रिंग से वायर बन गया था। तो सी पाथ को फॉलो किया तो परमानेंट सेट हो गया। और क्या लिखा देखो, द फैक्ट दैट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस्ड, क्या लिखा है? इलास्टिक हिस्टेरेसिस। आ गया समझ में? ठीक। लास्ट क्या है? लोड पॉइंट, लोड को इंक्रीज करता गया तो लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन, और ये रीजन प्लास्टिक रीजन कहलाएगा। और उसके बाद फर्दर आप करोगे तो ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट। ये सब तो समझ में आ गया। अब यहां पर एक बिल्कुल बेसिक सवाल आपसे पूछा जाए, जो हम हिस्टेरेसिस पर पूछ रहे हैं, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन है कि जैसे मान लो आपके पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ भी,
अब आपको एक कंपनी के टायर का हमने कहा रबर इलास्टिक मटेरियल है, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा बन रहा है, हिस्टेरेसिस लूप ऐसा बन रहा है, ठीक। और दूसरा वाला जो है वो ऐसा बन रहा है। ये मान लो एमआरएफ टायर है, इसका हिस्टेरेसिस कर्व ऐसा बना। और ये गुडईयर टायर, नाम सुना है गुडईयर टायर का, बहुत महंगा होता है। ब्रिजस्टोन, गुडईयर टायर, ठीक है ना, ये कॉस्टली होते हैं। अब इस दोनों में आपसे कहा जाए तो हम सिर्फ बेसिक यही सीख रहे हैं कि इस वाले में यहां से यहां तक गया और जब रीट्रेस नहीं हुआ तो लंबा पाथ एक्वायर कर रहा है, और ये वाला ऑलमोस्ट एरिया इसका कम बन रहा है। इसका मतलब चेंजेस किस में ज्यादा है? एमआरएफ में। लॉसेस एमआरएफ में ज्यादा हो रहा है, गुडईयर टायर में लॉसेस कम हो रहा है। इसका मतलब लार्ज हिस्टेरेसिस एरिया बनेगा तो लॉसेस इलास्टिसिटी का ज्यादा, स्मॉल बनेगा तो स्मॉल लॉस होगा। तो आपसे ग्राफ दे देगा, कहेगा कि कौन सा रबर टायर आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप गुडईयर टायर का नाम लेंगे। ये ग्राफ यही इंडिकेट कर, बहुत चीज ग्राफ में छिपा हुआ था। आ गया समझ में? आज की क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे। असला हमको, और कल की क्लास में इसका हम लोग एप्लीकेशन यूज करेंगे और जितने मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है उसको सीखेंगे।